स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहले मैं भाई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आप हैं सुधांशु सिंह राणा। बीजेपी को ज्वाइन किया आपने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। आप यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा, आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो आज हम पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे, और देश में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है और विपक्ष में क्या चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूथ क्या सोचता है आज की राजनीति को लेकर के। तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हारून भाई आपका। और ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य आप कर रहे हैं, जो लोगों के और इन्फ्लुएंसर्स जो समाज में काम कर रहे हैं, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, आप उनकी बात को समाज और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें? आप खुद शुरू करना चाहेंगे हमारी बातचीत को, या मैं आप शुरू करूं? आप शुरुआत करिए। ठीक है। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया है वो अलग अलग पार्टियों से रहे हैं। आप पहले हैं जो बीजेपी से आए हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं ये सौभाग्य ही है। मैं बहुत हल्के क्वेश्चन करूंगा, खास करके समाज को लेकर के बात करूंगा। जैसे कि हल्के भारी सब पे इतना तो है ही है कि हाँ, आपके बातों का मैं जवाब दे सकूं। तो ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूं और मैंने सुना भी है कई लोगों के मुंह से, आपके ज्यादातर जो दोस्त हैं, मित्र जो हैं, वो मुस्लिम हैं जी, लेकिन आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जबकि बीजेपी हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। नहीं, ये आपने बहुत तो एक नहीं, आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि तो फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मेरे 45% से लेके 40% तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे मुस्लिम हैं, लेकिन मेरी विचारधाराओं से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं उन्हें संतुष्ट कर ले जाता हूँ। उनकी बातें आप ये देखिए कि भाजपा सरकार में जितनी भी नीतियां आई, जितने भी योजनाएं चलाई गई, उसका 95% फायदा मुस्लिम भाई उठाते हैं। और इसको ना आप इनकार कर सकते हैं, ना कोई अन्य इनकार कर सकता है। सवाल फायदे का नहीं है जी। कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाती है, चूंकि इस कंट्री के अंदर हर एक व्यक्ति, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि वो इक्वल है, बराबर है जी, और अगर कोई नीचे है, वो अगर कोई गरीब है या अनटचेबल है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन आरक्षण देता है ताकि वो हमारी बराबरी की भावनाओं से जुड़ सकें और हमारी बराबरी में आ सकें। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है? उसकी आइडियोलॉजी है कि वो मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाहती है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है। और दोस्त आपके जो हैं मुस्लिम हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, हम सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, शादियों में जाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, इवन जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया वो खुद भी मुस्लिम हैं जी। और आपने यहाँ आकर के सबसे पहले उनकी बात की कि मैं उनकी बात को मना नहीं कर पाया जी। ये आपकी अच्छी भावनाओं को और अच्छी सोच को डिफाइन कर देता है। तो फिर आप ऐसी पार्टी से कैसे जुड़ गए जिसकी आइडियोलॉजी ही एक तरफ है? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। आपने अभी बात की कि मुसलमान मुक्त भारत, ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं। ऐसा हमारी पार्टी ने कभी कहा ही नहीं कि मुसलमान मुक्त भारत हमें चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें मुसलमान मुक्त भारत नहीं चाहिए। आप उस चीज को समझ नहीं पाए या आपने उस बारे में अध्ययन नहीं किया। आप उस बारे में अध्ययन करिए। हाँ, हमारे कहने का, हमारी पार्टी के कहने का मतलब ये है, हमें मुसलमान मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं मांग रही है, ये हमारे सनातन गुरु धर्म, गुरु आचार्य जितने हैं उनकी मांग है। मैं हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र इन दोनों पर एक अलग से बात करूंगा, अभी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। पहले जो आपने कहा कि मुसलमान मुक्त भारत कभी कहा ही नहीं बीजेपी ने, इंटरनेट आप देख लीजिए, पूरा भरा हुआ है इस चीज़ से। ये शुरुआती दौर का मामला है। जब बीजेपी सत्ता में आई 2014 के बाद लगभग 3 से 4 सालों तक, या यूं कहे कि बीजेपी का जो पहला 5 साल का पीरियड रहा है उसमें खास करके, और जब बीजेपी का पहला पीरियड चल रहा था तो उसमें हिंदू राष्ट्र की बात बहुत कम थी। उसमें राम मंदिर का मुद्दा था, उसमें मुसलमान मुक्त भारत का मुद्दा था, उसमें कांग्रेस मुक्त भारत का मुद्दा था, ये सारे थे। 5 साल गुजर जाने के बाद जब सेकंड टर्म शुरू हुआ तो उसके अंदर दलितों का मुद्दा आ गया,
कि आरक्षण को हटा दिया जाएगा, देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस पर भी हम अलग से बात करेंगे। तो जो चीज़ अभी आपने कहा उस चीज़ का सबूत है कि कई सारे मॉब लिंचिंग भारत में की गई। ऑन रिकॉर्ड 200 मॉब लिंचिंग की गई हैं। कुछ तो बहुत फेमस है, 8 या 10 बहुत फेमस हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर एक बच्चे को वहाँ के जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके अंदर समझ नहीं है चीज़ों की, उन लोगों ने या किसी भी रीज़न के कारण उसको, एक बच्चे को जला दिया गया वहाँ पर। सबको पता है, पूरे देश में इसकी बात हुई। बहुत सारे लोगों को उस सवाल को लेकर के देश के अंदर जो लोग हैं उनको गद्दार तक कह दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, इवन मैं खुद भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि गलत है, जो गलत है वो गलत है, मैं करूँ आप करें या कोई भी करे। कहा गया कि देशद्रोही हैं। क्या किसी प्रबुद्ध या किसी स्टेट के सीएम या आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। जो आपके देश का मुखिया है, जब वो बात ये कही नहीं रहा है तो किसी अन्य की बात को लेके आप इस पे मुद्दा कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, यही चीज़ समझनी है, यही चीज़ समझनी। बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। अब जब हम सिस्टम को समझते हैं तो सिस्टम को हम इस तरह समझ लेते हैं कि पब्लिक जो है, यानी जनता जो है, वो वोट करती है एक पॉलिटिशियन को, वो सत्ता में बैठ जाता है, शासन करता है। जब वो सत्ता में बैठता है तो उसको एक चीज मिल जाती है, कौन? स्टेट, यानी पुलिस। अब देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गलत सही या जो चीजें हैं, उस चीज की निगरानी रखता है स्टेट, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट रखता है। और डिपार्टमेंट को संभालने का जिसके पास पावर है वो है गवर्नमेंट। अभी आप पुलिस की बात कर रहे थे तो अभी मुझे कुछ याद आ गया। कल एक हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 99.9% मुस्लिम भाइयों का पूरा घर है लाइन से। 2-4 घर हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा कितना सम्मान वो करते हैं, हम उनका कितना सम्मान करते हैं, ये आप जब जाओगे उस जगह पे, उस धरातल पे जाओगे, तब उस चीज को आप समझ पाओगे। इवन मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी चीज को, मैं वहीं पे आ रहा हूँ जो आपने बात कही, मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ। तो उस लड़के ने बोला कि मेरी सिस्टर के साथ और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत गलत किया भैया, लेकिन मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके शासन में जो तलाक होता था वो तलाक ना होके अब वो मामला कोर्ट पे जाता है और उनको सजा मिली। तो मैं इस चीज पे बहुत बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूं जहां के हमारे जो सीएम हैं वो मुस्लिम की भी हित की बात करते हैं और हिंदू के भी हित की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। हम किसी एक हम किसी एक धर्म को पकड़ के नहीं चल रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हो सकता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, किसी विशिष्ट आप शायद अखिलेश यादव जी को देखते होंगे, तो अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े हैं, कढ़े नहीं हैं। वो जमीनी स्तर पे आके काम नहीं किया उन्होंने, उनको सब कुछ राजकाज उनके पिताजी के द्वारा मिल गया है, तो वो इस चीज को नहीं समझेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो भारत में भी तो हो रहा है, तो भारत में बात क्यों नहीं हो रही है? भारत के बारे में बात हो रही है। कहाँ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या हुआ, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके बारे में भारत में बात नहीं हो रही है? आप वो चीज थोड़ा सा डिफाइन करिए। देश के हिस्से में, किसी हिस्से में आप बखूबी जानते हैं, सभी जानते हैं, कुछ बच्चों ने गंदा पानी पिया और वो मर गए। उस बारे में बात, वहाँ के जो मंत्री थे उनसे एक एनडीटीवी का रिपोर्टर था, उन्होंने एक क्वेश्चन किया। क्या आप कांग्रेस का मीडिया ज्यादा फॉलो करते हैं? हमको लग रहा है आप। नहीं, मैं किसी का फॉलो नहीं करता। नहीं, मैं संविधान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं। उनकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो तो एनडीटीवी वो तो खत्म हो चुके हैं ना। वो तो आप ये देखो, वो कार्टून्स डाल देते हैं। अच्छा, तो उनको कुछ नहीं मिलता है तो उठा के पुराने मुद्दों पे बात कर देते हैं। उनके पास नए मुद्दे हैं ही नहीं ना बात करने के लिए। अच्छा, आप एनडीटीवी के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी मीडिया के खिलाफ क्या ही बोल सकता हूँ। मीडिया, जैसे मैं ये समझता हूँ, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, मीडिया जो होता है वो निष्पक्ष होता है। सबसे बड़ा, आप बाकी छोड़ दीजिए,
धर्मेंद्र जी को मीडिया ने 2 बार मार दिया। अरे धर्मेंद्र जी को मीडिया ने 2 बार मार दिया, आप उसको क्या कहोगे? मीडिया की सारी बातें कही हुई सच होती हैं क्या? हमने खुद देखा, वो वीडियो था वो। इस तरीके से तो पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया था भारत ने। मीडिया ने जो कहा कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, आपने देखा होगा, बाद में बहुत सारी बातें उस देखा। तो मीडिया, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया नहीं रहा। और बचपन से मैं ये पढ़ता भी रहा हूँ और मेरी फैमिली ने भी ये बताया कि जो भारत का पहला स्तंभ है, हमारा जो मीडिया है ये पहला स्तंभ है। अब शायद नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल अब आप इस चीज को नहीं कह सकते कि नहीं रह गया है। बहुत सारे ऐसे बहुत ईमानदार आज भी हैं, जो बहुत सारे लोग हैं। किसी एक का मैं नाम क्यों सुनिश्चित करूं, बहुत सारे लोग हैं। आप पता करेंगे, आप पढ़ेंगे उनके बारे में, बहुत सारे लोग हैं। किसी का नाम लेके मैं उस चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, किसी एक का ले लीजिए। ध्रुव राठी के बारे में क्या कहने हैं आप? ध्रुव राठी एक ऐसा पपेट है जिसको कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि हर एक बात की गहराइयों को बिना समझे हुए वो अपने ओपिनियंस दे देते हैं विदाउट एनी कंक्लूजन्स। उन्हें ये नहीं पता है कि इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। उनको तो ये भी बुरा लगता है कि गाय को हम चारा क्यों खिलाते हैं, गाय को हम रोटियां क्यों डालते हैं, उनको ये भी बुरा लगता है। उसकी अपनी एक रिसर्च टीम है, वो जो कुछ भी डालता है वो खुद रिसर्च करता है। नहीं, 100% वो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, हमसे बड़े लोग होंगे उसके टच में। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ज्ञान किसी का बड़ा या छोटा नहीं होता, ज्ञान होता है। और मैं भी उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं जहां से सारे पॉलिटिशियंस बिलोंग करते हैं। और मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सी टीम है जो उनको बहुत अंदरूनी खबर देती है, ये नहीं पता मुझे। लेकिन ये पता है कि उनके जो भी वीडियोस होते हैं बिना अर्थ के होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। उनको अर्थ सिर्फ उनको समझ में आता है जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वही शेयर बटन दबा के उसको फेमस कर देते हैं। बाकी कोई, मुझे नहीं लगता कि उसके वीडियोस का कोई अर्थ है। अभी दीपावली में उसने एक चैलेंज दिया हुआ था कि पटाखे नहीं फोड़ना है आपको और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। एक लड़की थी, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसने बहुत सारे पटाखे खरीदा और जला दिया। तो उस पर ध्रुव राठी ने रिप्लाई किया कि अगला चैलेंज है कि गोबर खा के दिखाओ। तो उसने नहीं खाया। बाद में लड़की बहुत पॉपुलर हुई। खैर, दूसरा एक और पत्रकार, मुझे लगता है कि ये मुद्दे हमारे आपके काम नहीं आने वाले हैं। हाँ। ये मुद्दे हमारे युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। युद्ध के बारे में बात करेंगे। हाँ, लंबी चर्चा है, 100% आधे घंटे कम से कम बात करेंगे। हाँ। एक और कोई रिपोर्टर, रवीश के बारे में क्या कहना है, या अर्नब के बारे में क्या कहना है? चलिए, रवीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रवीश जी का इंटरव्यू मैं लगातार देखता रहता हूँ। बहुत श्रेष्ठ वो पत्रकार हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकारों के बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं बहुत निम्न छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और मुझे लगता है कि मुझे युवाओं के बारे में ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। आजकल जो मीडिया है, जैसे जो मैं इससे इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसमें कोई उकसाने वाली बात नहीं कि मैं आपको उकसा रहा हूँ। नहीं, आप उकसाएंगे भी, मैं उकसूंगा नहीं। ये तो आपका बड़कपन है। मैं RSS में काम किया, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। आप वहां पे क्या सिखाते हैं, आपको पता है? हम उस बारे में पूरी बात कर लेंगे, लेकिन मीडिया के बारे में इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो विपक्ष के लोग मेरे पास जो भी आए हैं, उनसे जब भी मैं मीडिया के बारे में बोलता हूँ, वो सीधा कहते हैं गोदी मीडिया। एंड हो गया सवाल का। अब कोई बातचीत करने को रह नहीं गया। क्या कहते हैं? गोदी मीडिया, सारी मीडिया बिक चुकी है कि सारी मीडिया। तो इसका मतलब हमें लगता है फिर अखिलेश यादव के हित में जो पोस्ट चलाता होगा, या आपके कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो पोस्ट चलाता होगा, वो भी बिका होगा फिर। अब आम समाज में लोगों का मानना यह है कि मीडिया 2 धड़ों में बटी है। कुछ लोगों को छोड़ करके, वो कैसे, वो भी बता देता हूँ। जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि एक मीडिया चमचा हो गई है,
और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं वो कहते हैं कि बाकी की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गए हैं, यानी कि उनको पेमेंट आती है और वो स्क्रिप्ट आती है और उसी स्क्रिप्ट पर वो काम करते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, स्क्रिप्ट पे काम करती है, मतलब मीडिया भी स्क्रिप्ट पे काम करती है। मीडिया भी अचानक से कोई सवाल पूछेगी तो भी स्क्रिप्ट पे काम करेगी। हम और आप बात कर रहे हैं तो भी स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, खैर। हाँ। लेकिन ऐसा आप कैसे कह सकते हो वो चीज? इसीलिए मैं आपसे बस आपने प्रत्यक्ष रूप में वो देखा क्या? नहीं, मैं बस, आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं, उन नेताओं से मिलते हैं, मेरा तो उनके साथ उठना बैठना होता नहीं है। अगर मैं कभी उठूंगा बैठूंगा तो मैं भी समझ पाऊंगा शायद। नहीं, एक दिन आप पूरा हमारे साथ आप रहिए और मैं अच्छे नेताओं से परिचय कराता हूं जिनको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, आपके देवी पाटन मंडल की शान है माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी। आप उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि स्क्रिप्ट जैसा जीवन में कुछ होता ही नहीं है। नहीं, मैं उनको बेहतर समझता हूँ। मैं उनको तब से जानता हूँ जब उनके बहुत सारे कॉलेज चलते थे, आज भी चलते हैं। मैं तो पहले ये समझता था कि वो सिर्फ कॉलेज ही चलाते हैं, बाद में पता चला कि वो नेता भी हैं। हमें यही होता था अगर बृजभूषण का नाम आता था, माननीय बृजभूषण, 7 बार के सांसद हैं वो। हाँ, तो नहीं, मैं अब छोटे पर क्या होता है कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता हो तो क्रिकेट मैच सिर्फ दिखता है ना, मुझे भी वही दिखता था, क्रिकेट खेलना है बस, टीवी पे क्रिकेट देखना है और मैच और खेलना है बस। तो जब भी कॉलेज की बात आती थी तो लोग माननीय बृजभूषण जी का नाम लेते थे कि भाई उनका कॉलेज है ये, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। ऐसा लगता था कि पूरा पैसा माननीय बृजभूषण जी ही रखते हैं, एजुकेशन से जो पैसा आता है। ये बाद में मुझे पता चला कि वो सांसद हैं और जहाँ से वो सांसद हैं सिर्फ वही हैं और कोई नेता ही नहीं है वहाँ। उन्हीं के नाम से वहाँ पॉलिटिक्स होती है। जो विपक्ष में है वो भी उन्हीं के नाम से करता है और जो नहीं है वो भी उन्हीं के नाम से करता है। वो एक गाना भी उनके लिए बहुत फेमस हुआ था ना, दबदबा है दबदबा रहेगा वगैरह। नहीं, दबदबा इन अ सेंस, उनके दबदबे का मतलब है वो उनका दबदबा उन युवाओं के लिए है जिन युवाओं को उन्हें जिसके माता पिता नहीं है उसको गोल्ड मेडल दिलाया है उन्होंने। नहीं, मैं पॉजिटिव वे में ही बात कर रहा हूँ उनके बारे में। मैं ये चाहूंगा नहीं, आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे बात करेंगे, मैं उसका आपको कटाक्ष दूंगा, मैं आपकी उस बात को सही करूंगा, करेक्ट करूंगा। और मैं तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ लगभग मान के चलिए 4-4.5 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनकी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। वो तो हमारे एक तरह से गुरु हैं, राजनीतिक गुरु मेरे अगर कोई हैं तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। अब मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी यहाँ पर नहीं करूँगा, ना मैं और ना मैं ये चाहूँगा कि आप करें, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत तजुर्बा है उनका। अगर वही खुद बोले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और उन पर ज़्यादा बात करना, मीडिया उस चीज़ को उछालेगी, वो आपके खिलाफ भी जा सकता है, मेरे खिलाफ भी जा सकता है। नहीं, खिलाफ के उससे मैं डरता ही नहीं हूँ। मैं सत्य के राह पे चलता हूँ और खिलाफ क्या ही बोलेगा इंसान जब उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप क्या बोल सकते हैं? नहीं, बात कमी की नहीं, अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो कमियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इससे पहले उन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? इससे पहले उन्होंने सपा से वो आइडियोलॉजी चेंज हो गई 100%। उनको नहीं समझ में आया। नहीं, हाँ, उनके हित में सुनिए उनके हित में, उनके बच्चों के हित में वो कार्य नहीं हो रहे थे, उन्होंने छोड़ दी पार्टी। लोगों ने तक यहाँ तक कहा है, मुझसे खुद कहा है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं कचहरी में रहता हूँ, मैं पूरा दिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, गाँव से आते हैं, दबे कुचले हुए होते हैं, बहुत ताकत नहीं रखते हैं वो। उन लोगों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जी जहाँ फायदा होता है वहां चले जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये मैं खुद ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पर्सनली उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैं उन्हें जानता। अच्छा, एक बात बताइए, इतने बड़े वो कद के नेता हैं, उनका टिकट कटा, उन्होंने उफ बोला क्या? वो चाहते क्या सपा में नहीं जा सकते थे क्या? नहीं, लेकिन तो वो दबंग किस्म के। उन्होंने एक बार एक वीडियो मैंने उनका देखा, वो किसी से फोन पर शायद बात कर रहे थे या शायद मीडिया के सामने बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी शायद उनकी लाइफ में, तो योगी जी के बारे में किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि योगी जी मुझे क्या बताएंगे, वो खुद आकर के वो गुरु वो खुद आके मुझसे सुनिए सीखते हैं, मैं उनसे क्या सीखूंगा। सुनिए, जो गोरखपुर में जहाँ जिस मठ से योगी बाबा आए हैं, उस मठ के ये लोग गुरु भाई हैं।
तो गुरु भाई आपस में उनकी क्या है क्या नहीं है, इस पे ना मैं चर्चा कर सकता हूँ ना आप चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ या उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो खुद सामने होते तो मुझे भी अच्छा लगता। ये बैक बिचिंग शायद लगेगा लोगों को कि मैं उनकी बात किसी और से क्यों कर रहा हूँ। मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। हाँ, तो लोगों को ये लगेगा कि मैं बैक बिचिंग कर रहा हूँ, पीठ पीछे बातें जिसको कहते हैं। तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको भी आती है। तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो खुद होते, ये एक पॉडकास्ट है, यहाँ पर बातचीत होती है, हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, तो इस वजह से मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो आइडियोलॉजी की बात बहुत क्लियर नहीं हो पाएगी। बहुत सारे दोस्त आपके मुस्लिम हैं, बट आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है आपने जो नहीं चाहती कि मुसलमान लीडरशिप में आए। या अभी एक कॉलेज की बात हुई, हाँ, इस बारे में मैंने बात ही नहीं की आपसे। देश के किसी कोने में, सबको ही पता है, मैं देश के किसी कोने में इसलिए बोलता हूँ ताकि पूरा देश आ जाए, कोई एक स्टेट या कोई पर्टिकुलर शहर की बात ना हो। मुद्दे इतने ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं कि लोग समझ जाते हैं। एक कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया गया, उस पर जश्न मनाया गया। किसने मनाया? बीजेपी के लोगों ने मनाया। आप एक बात खुद सोचिए, आप एक यूथ हैं, बच्चे आपसे जुड़े हैं। मैं पहली बार, मैं खुद आपको नहीं जानता था, मुझसे एक बच्चे ने आपसे बात की, उसने पर्सनली मुझसे बोला कि उसने आपकी आईडी दिखाई, बोला कि भाई आप इनके साथ करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि बच्चे पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पॉलिटिक्स में। लेकिन एक बच्चा, आप पॉलिटिक्स, आप एंटरटेन नहीं करते हैं लोगों को, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। कोई एंटरटेनर है, कोई क्रिकेटर है, अच्छा प्लेयर है, बच्चे उधर जाते हैं। बट अगर एक पॉलिटिशियन का वो फैन है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो, एक सेकंड, मैं अपने आप को एज अ पॉलिटिशियन देखता नहीं हूँ। मैं एक राजनीति नहीं करता, मैं सेवा नीति करता। हाँ, सेवा नीति और भी जगह है करने के लिए। नहीं, मैं सुनिए, दोस्त की तरह मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आप हम उम्र हैं, हो सकता है मैं आपसे 1-2 साल बड़ा हूँ या आप मुझसे 1-2 साल बड़े हों, लगभग इतना ही होना चाहिए। आप लोगों के बीच पॉपुलर हैं, आप बेहतर चीजें कर सकते हैं उनके लिए और सेवा करने के लिए। मैंने जब एडवोकेसी शुरू की, जब मैंने वकालत शुरू की, तो मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, वकालत सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सेवा करने का एक तरीका भी है। आप यहाँ पर ये सोच के मत जाइएगा कि आपको सिर्फ पैसे कमाना है तो आप किसी से भी कितने भी पैसे लिए जा रहे हैं काम कराने के, नहीं। आपको सेवा करनी। आपके पास कई ऐसे लोग आएंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, फिर भी आपको काम करना होगा। मैं करता हूँ जी। तो एक पार्टी, अब आप जो अपनी खुलेआम बातें कह नफरत, लीजिए। तो मेरे पास एक, आपने अभी बोला कि एक आपके बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और आपसे क्यों वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि मैं ये संतुष्टता की बात नहीं है। एक मेरा मित्र है, मान लीजिए, जिससे मैं बचपन से जानता हूँ, मैं साथ में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि वो बीजेपी का फॉलोवर है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। और वो जब मैं नहीं रहता हूँ, शायद वो मुसलमानों को बोल देता होगा, जैसे कि एक शब्द बीजेपी वालों ने मुसलमानों के लिए पॉपुलर कर दिया, कटवा। और एक मुल्ला करके कोई, कटमुल्ला। आप बताइए। मैं आज तक मैंने सुना नहीं, तो मैं कैसे नहीं, आप, ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने सुना ही नहीं। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मैंने सुना ही नहीं। आप बीजेपी में ऐसे तो वर्ड। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप बीजेपी में तो हैं, लेकिन आप गांधी जी को फॉलो करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, गांधी जी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं गोडसे जी को फॉलो करता हूँ। गांधी जी को फॉलो नहीं करता हूँ। जहाँ पे गलत रहता है वहां मैं लड़ भी जाता हूँ, चाहे मेरे प्राण काहे नहीं चले जाए। तो अगर गोडसे की बात आप करेंगे तो गोडसे ने तो कुछ भी नहीं किया देश के लिए। नहीं, एक ऐसे व्यक्ति, आप गांधी जी की बात करें, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बात की गांधी जी की, लेकिन आप इस चीज की बात नहीं कर सकते ना कि हाँ, गांधी जी ने क्या किया, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया। नहीं 100% लड़ाने का काम किया। बहुत बड़ा इतिहास है, नहीं, आप पढ़ेंगे समझेंगे। मुझे लगता है गांधी जी ने उस वक्त संघर्ष किया भाई, जिस वक्त हिटलर लड़ाई लड़ रहा था इस दुनिया में। अब आपने कहा जहां पढ़ने की बात है, अब उस पे भी, अब मैंने ये बात क्यों बोली, आप ये भी, क्या ये दो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये अलग हुआ, क्यों अलग हुआ? हाँ, क्यों अलग मैं हुआ? थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी थ्योरीज बहुत सारी हैं।
ये टू नेशन थ्योरी की बात है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो टू नेशन थ्योरी, ठीक है। उस समय एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसको ऑपरेट करते थे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। दूसरा कांग्रेस थी जिसको लीड करते थे नेहरू जी, और गांधी जी तो मेन रोल प्ले कर रहे थे आज़ादी के समय में। और एक साथ में 1925 में आरएसएस का निर्माण होता है, सबको ही पता है, एक संघ के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस का निर्माण होता है। और उनकी अपनी एक पार्टी होती है, जनता दल या समथिंग ऐसा कुछ नाम होता है। उस टाइम पर इन दोनों ने मिल करके चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग और जिन्ना, मुस्लिम लीग और इस आरएसएस की एक पार्टी थी उसने। इन दोनों की एक आइडियोलॉजी थी टू नेशन थ्योरी, ठीक है, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप एक सेकंड में क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और नहीं रह सकते हैं। उस टाइम पर भारत के अंदर जो ज़्यादा पॉपुलर थी वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस में जो चूंकि सारे नेता उसमें पढ़े लिखे हुए थे, तो वो ये मानते थे कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो फिर चूंकि यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म, अगर मान लो कि पूरा मुसलमान जो था जिन्ना के साथ पाकिस्तान चला जाता, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें के कुछ लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान का बनना सही नहीं है, यानी कि भारत को एक काट करके एक हिस्से को अलग कर दिया जाए, ये सही नहीं है। क्योंकि हम लोग, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका उस चीज? इसी चीज को मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग, मुस्लिमों की अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, उनमें से कुछ चाहते थे जो जिन्ना को सपोर्ट करते थे, उन्होंने उस थ्योरी को अपना लिया। कुछ लोग ये नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जिन्ना की पार्टी का साथ नहीं दिया। और जो कांग्रेस ये मानती थी कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियाँ और बहुत सारी भाषाएं। आप बहुत विस्तार रूप में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 100 की सीधी बात ये थी। मैं विस्तार, आप सुनिए। मैं विस्तार में नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं तो बहुत छोटी सी चीज उसमें की बता रहा हूं। मैं उस चैप्टर का जो नायक थे या खलनायक कह लीजिए, उसके कांग्रेस के लीडर्स थे। क्यों? आप ये बताइए, जब आपके देश का विभाजन हो रहा है तो आप विभाजन को रोक नहीं सकते। तो आपके हिसाब से कैसे नहीं होता विभाजन? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था विभाजन। और इसमें सिर्फ कांग्रेस ही इस बात को मानती थी? मैं बहुत ज्यादा इस राजनीतिक मुद्दे पे अभी बात करने लगूंगा तो 2 घंटा 3 घंटा इसी बारे में बात। भाई मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आप बिल्कुल। मेरे पास नहीं है ना, युवाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो युवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के विभाजन में सिर्फ कांग्रेस का हाथ नहीं था, और भी बहुत सारे लोगों का हाथ था। और बहुत सारे लोग में, जैसे क्या, जैसे कौन? उस समय बीजेपी थी क्या? बिल्कुल बीजेपी पार्टी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की जगह पर कोई और था। कौन था? एक फिल्म मैंने देखी थी, बीजेपी की जगह पे कोई था। मैं बता रहा हूँ अभी। मैं सुनिए, अपराध आपने किया, अपराध आपने किया और भुगतेगा आपका भाई। यही वो कहना है। तो फिर मुगल की बात क्यों होती है? मुगल की बात क्यों होती है? Why we are talking about मुगल्स? जैसे आप इस बात को समझिए, आज का मुस्लिम, तो फिर जो बीजेपी पार्टी जो है वो मुस्लिम्स को टारगेट करती है मुगल्स के नाम पर, जबकि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर साझा संस्कृति रही है और ये बहुत लंबी रही है। तो आपको कैसे लगता है कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये बहुत प्रेशराइज करते हैं? मर्डर हुए, कैसे? मॉब लिंचिंग्स हुए, कैसे? ये कैसे? क्या कौन सा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? कितने सारे मॉब लिंचिंग कर दिया लोगों ने। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं भाई, हिंदू ऑल्सो। हिंदू बच्चों को मारा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये हिंदू है। आप एक बार देखिए, रिसर्च करिए। अब इसको बहुत बेस में जाने की जरूरत है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, आप एजुकेटेड हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को प्रेशर करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आप मुझसे हम यहीं रहते हैं,
न जाने कितनी मरतबा मैंने बोला होगा भारत माता की जय, वंदे अरे अभी आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में बोल रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था यहाँ पर, सिर्फ मैं एक ओपिनियन के तहत कर रहा था। मैं विद्या मंदिर, आपसे सुनिए, आपसे इन्फ्लुएंस होके आप एक समाज में एक इतना बड़ा आज मैसेज दे रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल कोई मैसेज नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं आप जब आप बोल सकते हैं तो आपके साथ के भाई क्यों नहीं बोल सकते? मैं विद्या मंदिर का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने 9th 10th 11th और 12th विद्या मंदिर से पढ़ाई करी। वहां पर वंदे मातरम पढ़ाया जाता था, मैं पढ़ता था जी। वहाँ किसी के सर पे बंदूक थोड़ी ना रखी जाती थी, पढ़ो जी। वो स्कूल था जी, विद्या का मंदिर था। हम वहाँ एजुकेशन लेने जाते थे, अपने टीचरों के सामने झुकते थे। बहुत सुंदर बात आपने कही कि विद्या मंदिर मतलब विद्या का मंदिर। हाँ ठीक है, मैं वहाँ जाता था, मैं करता था। हर सुबह हर एक मॉर्निंग मैं पूजा में बैठता था, हर एक मॉर्निंग। ठीक है, तो आपकी जैसी सोच अगर इस भारत के प्रत्येक युवा की हो जाए तो ये भारत बदल जाएगा। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही सोच बदलने की जरूरत है बीजेपी वालों को। अगर वो क्यों बीजेपी? क्योंकि मुझे वहाँ इक्वालिटी फील होती थी उस कॉलेज। यहाँ आपको इक्वालिटी फील नहीं? मुझे नहीं, मैं पर्टिकुलर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम समाज की बात कर रहा हूँ। आपके समाज के लोगों को? आपके नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर मैं किसी का नहीं हूँ। ठीक है। मैं कोर्ट में जब होता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं किसकी फाइल लेकर के कोर्ट जा रहा हूँ, वो कोई मुस्लिम है, वो कोई हिंदू है, वो कोई क्रिश्चियन है, या किसी भी पार्टी। मैं सिर्फ ये सोच के जाता हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है और इसके साथ ये गलत भी अगर है तो भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको बचा लूँ। कई बार मुझे ये पता होता है कि ये गलत है, फिर भी मैं उसको डिफेंड करता हूँ कोर्ट के अंदर। वो आपका पेशा है, वो आपका तो मैं जहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको मान भी नहीं रहा, मैं तो अपना भाई मान रहा हूँ आपको। मैं नहीं, मुस्लिम और हिंदू की जो बात हो रही कि आपका समाज, आपका नहीं, आप भी मेरे हैं, सारे मेरे हैं। मैंने बताया ना, मैं संविधान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, पूर्ण रूप से। मेरा कोई भी एंगल उससे अलग नहीं है, कोई भी एंगल नहीं अलग है। ठीक है, ठीक है। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं संवैधानिक चीज़ों को दिमाग में रख करके ही बात करता हूँ। ठीक है। और जैसा कि जब आपने भी शुरुआत हमारी हुई थी, आपने कहा था कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र चाहती है। नहीं, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस चाहती है। आरएसएस चाहती है या अन्य संगठन जो भी चाहते हैं जी, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं कई बार लोगों से ये बात कहता हूँ कि एक बार सोच के देखो, एक बार अगर तुम किसी रिलीजन को फॉलो करते हो तो तुम्हारे मन में ये कभी ना कभी होता होगा कि भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से कानून हो। लेकिन एक बेहतर इंसान के रूप में अगर आप ये देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो अधिकार हमारे हैं वही सामने वाले के हैं। नहीं तो हमको लगता है कि भाजपा सरकार उस चीज को फॉलो करती है। लेकिन आप मान लीजिए कल को हिंदू राष्ट्र हो जाए, अभी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज उसके हिसाब से होती है जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका भी रीजन शायद कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे सामने बैठ नहीं सकते, आप मेरे सामने उठ नहीं सकते, ये थोड़ी अर्थ होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र बस बोल देना है। नहीं, बोल देना नहीं होता है, कोई भी चीज बोल देना नहीं होता है। कुछ चीजें और हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को हटा करके अगर हिंदू राष्ट्र जैसे मान लो कि जहाँ जहाँ मुस्लिम, ये है कि कुछ जगहों पर मुस्लिम बहुमत में है लेकिन वो कंट्री सेकुलर है, यानी कि उनका अपना एक संविधान है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है पूरी पब्लिक ने मिलके। कई जगहों पर शरिया कानून लागू है, यानी इस्लामिक कानून लागू है, जो इस्लाम में है वो कानून वहाँ पर लागू किया गया है। कई मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं है, वहाँ पर एक अलग संविधान बनाया गया है जिसको वहाँ की पब्लिक ने अडॉप्ट किया है। वहाँ जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम हैं या जो भी रिलीजन के लोग हैं वो हैं। भारत ने इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर सबके हितों की बात की गई कि एक इंसान जो मंदिर जाना चाहता है वो जा सकता है, एक इंसान जो मस्जिद जाना चाहता है जा सकता है, एक इंसान कहीं नहीं जाना चाहता है तो वो कहीं ना जाए। उसके ऊपर कोई कट्टा बंदूक रख के बात नहीं करेगा। वहाँ कुछ बेसिक मुद्दे हैं कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये बात होती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दूंगा, अक्सर बात हो जाती है। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपकी अपनी ओपिनियन में कौन सा कानून लगाया जाएगा? मेरी ओपिनियन इस हिंदू राष्ट्र पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैं ऐसे मुद्दों पे मैं बात ही, मुझे
आगे चल के अगर चुनाव लड़ना है तो क्या मैं अपने मुस्लिम भाइयों से वोट मांगने नहीं जाऊंगा क्या? मैं वही, अब बीजेपी के लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं लगता कि कोई, फिर वही बात आप घूम फिर के कर रहे हैं। कोई किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा क्या, योगी जी ने आपसे कहा क्या, भरे मन से कभी योगी जी ने कहा क्या? 2000 वो तो ये भी बात करते नहीं, आप पुरानी बातों को मत करिए। आप अभी जब उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इस बारे में चर्चा की क्या? आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में चर्चा की क्या? क्या आपके रक्षा मंत्री जी ने इस बारे में चर्चा की क्या कि हमारे मुस्लिम भाई मरेंगे तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, या उनके लिए पुलिस कानून नहीं बना है? सीएए का आपने नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल सुना है। क्या क्या जानते हैं आप? अब उस प्रभाव पे ना जाते हुए मैं किस मुद्दे पे बात करने आया था, आप उस मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुद्दे को भटका रहे हैं। हम और गहरान में जाते जा रहे हैं, और अगर हम बहुत ज्यादा अंदर उतर जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी बातें होंगी जो चर्चा का विषय बनेंगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं अपने युवा भाइयों के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं आज के यूथ के बारे में बात करना चाहता हूं, हमारे और आपके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं ये जैसे मैं खुद भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ही कहा था कि अगर आप ये चाहें, इस टॉपिक पर बात करना चाहें तो कर लें। नहीं, मैं खुद भी अवॉइड करता हूं। ठीक है, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे, इस बारे में बात कर लेंगे 100%। तो अब हम यूथ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, यानी कि जॉब्स। यूथ की पहली पसंद है जॉब। 100%। जॉब का क्या कहना है? जॉब पर उत्तर प्रदेश का बहुत सारी इंडस्ट्रियल्स चीजें बनी। लोगों ने बोला कि राम मंदिर से बनाने से क्या होगा, आप जाके देखिए, क्या वहां पे रिक्शा चालक उनका कोई वो नहीं है, वो उनकी आमदनी नहीं आती है क्या? रेडी लगाने वाले की कोई जात धर्म देखी जाती है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि रिक्शा चलाना रोजगार का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल। आप निम्न कोटि से आते हैं, आप एजुकेटेड नहीं, यानी एजुकेटेड हैं, तो आपके लिए कौन सा ऐसा रोजगार बनाया जाएगा, आप ये बताइए। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। तो एजुकेशन कौन सी ऐसी कौन सी नीति है जहां से आपको लगता है कि में जो प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के लिए खोले गए थे, हजारों की तादाद में बंद कर दिए गए। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी बता देता आपको। हजारों की तादाद में शिक्षा, एक सेकेंड, आपने जब अब बात करी दी है तो आप उसके भी शिक्षा मित्र की नौकरी में जिन्होंने टेट पास नहीं किया था, मैं शिक्षा में उसकी बात नहीं। एक सेकेंड, वो भी तो एजुकेशन का ही पार्ट है ना। मैं उस चीज को बिल्कुल हजारों लाखों शिक्षा मित्र नाराज हो गए इस सिर्फ एक करेक्शन थे भाजपा के, तो उसको उस बारे में आपने चर्चा नहीं की? नहीं, इस बारे में मैंने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि ये मुझे सही लगता है। मेरे चाचा खुद भी एक टीचर हैं, ठीक है। मैंने तब आप इसकी तारीफ करिए ना कि भाजपा वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों हिस्सों पर बात करूंगा। देखिए, चूंकि गवर्नमेंट से सवाल पूछना एक आम नागरिक का अधिकार है, 100% है। और जिस दिन हम ये करना बंद कर देंगे, देश में जो लीड कर रहा है, जो सीएम है या जो हमारा पीएम है, वो तानाशाह हो जाएगा। नेहरू ने कहा था कि जिस दिन आप मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन मैं तानाशाह बन जाऊंगा। तो नेहरू जी को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मैं किसी को नहीं फॉलो करता हूँ। मेरे लिए देखिए एक चीज, ये भी बड़ी अजीब सी धारणा है। हमारे घरों में भी ये चीज होती है कि उलमाओं की बात मैं कर रहा हूँ कि एक उलमा ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो तुम सारी उसकी जितनी अच्छाइयां उसको डिनाई कर दो। गलत है ये। अब सुनिए, आप उनकी आप वही चीज तो कर रहे हैं। अशोक की आप वही चीज तो कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी। हाँ, वो तो है, खैर नहीं टॉपिक है। आप अभी आपने अपने मुंह से कहा आपने कि हजार चीजें, अगर कोई चीज अच्छा कर रहा है और एक चीज कोई अगर ऐसे कानून निकाल दिया जिसमें हमारे हित की बात हो रही है तो आपको तकलीफ होने लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं सही चीजों पर बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मीडिया खुद इस बारे में बात करती है।
सही, क्योंकि प्रचार के लिए रखा हुआ है, आपको ही पता है। नहीं, मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ, मैं इस चीज को डिनाई कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने आप को अपनी बातों को आपको देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपकी चीजें अडॉप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगी कि आपकी चीजें सही हैं, जहां से मुझे थोड़ी सी भी चीज मिलेगी सीखने को, वहां मैं अडॉप्ट करूंगा। बीजेपी की कुछ अच्छाई के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी अच्छाई हैं। मैं एक बात कर लेता हूँ, अभी जो आपने कहा टीचर की बात, मेरे चाचा हैं, उनसे मेरी बात हुई इस बारे में कि ये एग्जाम्स होने वाले हैं, फेल हो गए अगर आप तो नौकरी से बाहर हो गए। और बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। तो मेरे चाचा का उस एग्जाम का नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, टेट सुपर टेट क्या ऐसा ही कुछ है। तो मेरे चाचा ने बहुत सीधा सवाल जवाब दिया। हाँ, और एक सवाल और मैंने उनसे जोड़ा था, मैंने कहा था अगर एक टीचर के साथ ऐसा हो रहा है तो IAS या PCS रैंक के जो लोग हैं उनके साथ भी ये होना चाहिए। तो मेरे चाचा का बहुत सीधा सा जवाब था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुन करके। और उस दिन के बाद मेरे दिमाग में सवाल आना बंद हो गया। उनका जवाब ये था कि जो अध्यापक होता है, जो टीचर, वो भारत का भविष्य है और वही भविष्य को बनाता है। कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं बनाता। हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और अगर मुझे नहीं आएगी कोई चीज तो मैं बच्चों को क्या, उन्होंने कहा कि 5 सब्जेक्ट पर एग्जाम होने हैं जी। और मान लीजिए उसमें कि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं मेरे जी और 3 सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं जी, तो बच्चे को 3 सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसे अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। अगर मैं मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैथ नहीं सीख पाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसे सारे टीचरों को निकाल देना चाहिए। उन्होंने एक टीचर होते हुए ये बात बोला जबकि उनका एग्जाम होने जब आपने एजुकेशन पे बात की तब आपको ये चीज याद आई, जब मैंने याद दिलाया। नहीं, ये वरना आप ये मुद्दा छोड़ देते, मुद्दा छोड़ देते। मैं उन मुद्दों पर ज्यादा बात फोकस करना चाहता हूँ जी, जो मुद्दे जेन्युइन हैं, जिस बारे में लोग परेशान। ये जेन्युइन नहीं था, बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा नहीं है ये। अच्छा, मतलब एजुकेशन को सुधारने के लिए उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मेरा ऑब्जेक्शन होता तो मैं सवाल कर लेता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है देश के अंदर, क्यों एग्जाम्स हो रहे हैं। आप नहीं तो इस चीज की तारीफ करिए कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, या आप तारीफ करिए। नहीं, आप क्यों पब्लिक देखिए, आम समाज से नहीं जो, आप मेरी बात फिर समझिए। ये उनका एग्जाम है जो ऑलरेडी उस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं एक नया बच्चा, जो अभी आपने कहा कि मैं यूथ के बारे में बात करना, एक नया बच्चा उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। वो तो जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं उनकी है। आपने यूथ की बात की थी। आप तो हम सुनिए, आप अपनी बातों को कह के भूल जाते हैं। थोड़ा सा बादाम खाया करिए। सुनिए, मैं खा लिया करूंगा आगे से। आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है, जिसके कारण हम एजुकेशन ना देके और उसको जॉब्स में नहीं उतार पा रहे हैं। जॉब्स के बारे में एक सेकंड, आपने ये बात कही थी, ठीक है, एक्सेप्टेड। जब मैंने उसके बाद बताया कि भाजपा ने क्या सुधारीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है, जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे हमें आप ये बताएं। आपने सुनिए, जब बेस्ट टीचर्स आपके पास होंगे, पहले भाजपा ने क्या किया, उन टीचरों को वहां से हटाया जिनके पास वो प्रतिभा नहीं थी। वो प्रतिभा रीचेक करने के लिए लिसन वो प्रतिभा रीचेक करने के लिए उन्होंने फिल्टर किया। फिल्टर करके उन अध्यापकों को हटा के जो योग्य अध्यापक थे उन्हें लेके आया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कॉलेज नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल मतलब पढ़ाएंगे। सेम जगह पर एक को आप एक सेकंड, आप अध्ययन करिए कि कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने लॉ कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। भाई आप उल्टी बात कर रहे हैं। बहराइच में कभी आपने एक कल्पना की थी कि कभी आएगा मेडिकल कॉलेज? हमेशा बनता है, कॉलेजेस का निर्माण हमेशा होता है। इस पार्टी ने बहुत स्लो किया निर्माण को। अच्छा, इसने फोकस किया है रिलीजन पर। एक सेकंड, 5 साल सपा रही, कितने कॉलेजेस उन्होंने दिए? कितने कॉलेजेस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कितने कॉलेजेस। इसीलिए वही मैं आगे बोल रहा हूँ कि 5 साल सपा रही, उसने काम अच्छा नहीं किया, इसीलिए तो पब्लिक ने कहा कि हम नहीं रखेंगे इनको। आप ये आप खुद बताइए, अगर मैं गलत होऊंगा आप टोक दीजिए। तो सिर्फ हिंदुओं ने वोट दे के ही भाजपा को बनाया? नहीं, बिल्कुल सारे ने दिया। पहली बार जब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी? भाई मैं भी कह रहा हूँ, ये पता नहीं था। कई बार सामने से एक कोटेशन पढ़ा था कि नॉट एवरी फॉलोअर इज योर फैन। 100%। हर एक फॉलोअर आपका फैन नहीं होता है। कुछ जो होते हैं वो किसी और रीजन से आपको फॉलो कर रहे होते हैं। 2014 में जब बीजेपी के लिए कैंपेन चल रहे थे मोदी जी के लिए,
तो मेरे चाचा ने, जिनकी बात मैंने की, वो वेल एजुकेटेड, उनके पास 13 डिग्रियां हैं, PhD है उसमें, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा, उस टाइम मैंने कहा बहुत सारे लोग बीजेपी को अपोज करते हैं, मुस्लिम्स, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, और कैंपेन है, वो गुजरात मॉडल शो किया जाता है हर जगह। तो मेरे चाचा ने कहा, उन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई तो है जो अपने किए हुए कामों के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहा है, ठीक। हम सब ने वोट दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपके चाचा ने, और मैं मिलना भी चाहूंगा ऐसे महान शख्सियत से। मैं मिलाऊंगा। और आपने जो बात कही भैया, जैसे नहीं तो एक थोड़ा सा मुझे प्लीज। तो मैंने खुद भी वोट दिया, मेरी फैमिली ने वोट दिया, क्योंकि वहाँ पर बात हो रही थी जॉब्स की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप देख लीजिए मोदी जी के भाषण, जो उन्होंने जो लेक्चर दिए, भाषण दिया जो अपना 2014 के दौरान, जब वो उसके बाद जब वो सत्ता में आ गए हैं, शुरुआती दौर उनका देखिए, इसरो की बातें होती थी, जॉब्स की बातें होती थी, और टेक्नोलॉजी की बातें होती थी, सब कुछ उन्होंने कितना अच्छा लगता। बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। उन्होंने क्या कहा, समय के साथ वो यहाँ पर एक चीज़ थी, यहाँ पर उन्होंने यहीं से शुरू किया, उन्होंने यहाँ से हिंदू मुस्लिम नहीं शुरू किया, ना इन्होंने विभाजन की बात की। राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो मेरा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, उस पर इसीलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो उसी के बगल में थोड़ा सा आगे एक मस्जिद बनने जा रहा है, जो भी है के बराबर। मैं आपको उसके बारे में नॉलेज है? मैं बिल्कुल, मंदिर और मस्जिद पर मेरा डिबेट होता नहीं है, ना मैं किसी से करता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं नहीं, अभी आपने जब राम मंदिर की बात उस पर की, तो मैं उस विषय में बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे समानता की बात होती है। बन रही होगी, बहुत सारी मस्जिदें बनती हैं, कोई और बात नहीं। जो भी अयोध्या, सुनिए, आप अयोध्या का जो सांसद है वो भी सपा का ही है। सैकड़ों मस्जिदें तोड़ भी दी गई हैं, एक बना दिया गया तो क्या बना दिया गया। अब सैकड़ों मस्जिदें तोड़, आप किसी अन्य, आप सुनिए, आप किसी अन्य जहां पे कुछ और हो, वहां पे कुछ और बन जाए, तो आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी हो रही है, मेरे लोगों को भी तकलीफ हो रही है। आपने मैं इस मुद्दे को, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता हूं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो हिंदू हैं, उनके साथ रहता हूं। नहीं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन मैं अपनी बातों से उन्हें संतुष्ट कर लूंगा। नहीं, संतुष्टि की कोई बात नहीं। आपने जजमेंट पढ़ा राम मंदिर का? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने। बिना पढ़े मैं बात नहीं करता, इसीलिए आप पढ़ लेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फोन पर आप बात कर लीजिएगा, ऑन कैमरे बात मत करिएगा। आप सिर्फ एक बार वो जजमेंट देख लीजिएगा, ये डिबेट का मुद्दा है ही नहीं, हर एक को पता है। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो मुझे चूंकि जल्दी ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि कोर्ट का मसला है, कोर्ट में जो भी चल रहा होता है। लॉ सेकंड ईयर का स्टूडेंट मैं भी हूँ। आप एडवोकेट नहीं हैं। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब आप वहाँ, मुझे 5 साल हो गया है, ये 6ठा साल मेरा चल रहा है जी कोर्ट के अंदर। तो आप उसको जब आप पढ़ेंगे, आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2 हिस्सों में होता है जजमेंट। एक हिस्से में कोर्ट की पूरी कार्यवाही के बारे में लिखा होता है, और एक हिस्से में आदेश लिखा होता है, ऑर्डर, कि कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष की बात सुनी, ये चीज़ें सबूत के तौर पर थी, ये चीज़ें गवाह के तौर पर थी। जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट था, उन्होंने अपनी ये दलीलें दी, जो डिफेंस का था उन्होंने ये दी, और लास्ट में इन सारी चीज़ों के आधार पर एक जजमेंट को पास किया जाता है। ठीक है, आप वो एक बार देखिएगा। आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं इसीलिए बात नहीं करता किसी से भी। मैं राम मंदिर के विषय पर किसी से भी बात नहीं करता। नहीं, विषय है ही नहीं ना, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, और अगर वो दिल का आप दिल के बहुत साफ है, आपने जो बातें जिस तरह की, लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। नहीं, क्यों लड़ाई झगड़ा करना? क्योंकि सुनिए, मेरे कहने का मतलब है, इफ यू आर एजुकेटेड देन यू सपोज टू बी अ गुड पर्सन। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एजुकेटेड है, आपकी एजुकेशन ऐसी जगह से आई है, तो आपको सामने वाले से लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी बातों से संतुष्ट करिए उसे। तो आप एक बार, मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार वो जजमेंट देखें, कभी मुलाकात होगी तो फिर नहीं, 100% मैंने देख रखा है। खैर, आपने बोला है, मैं एक बार बहुत बारीकी से देखूंगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी भावनाएं कहाँ पे। लाइन टू लाइन जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे
क्योंकि ये वाली जो बात होती है, जो लोग कह देते हैं ना कि पहले कुछ था, अगर ऐसा होता मैं खुद भी दे देता, मैं खुद कहता कि नहीं सब झगड़ा लड़ाई झगड़े का मामला नहीं हटाओ, जिसका है दे दो भाई, दूसरी जगह बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो कहीं भी पढ़ लेता हूँ नमाज, अगर मन करता है तो, नहीं मन करता है तो नहीं भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, माफ़ भी कर देता है, मतलब भगवान तो, अल्लाह ताला तो माफ़ी कर देते होंगे ना, जाहिर सी बात है माफ़ कर देते होंगे, तो इसलिए नहीं बात करता हूँ। आप एक बार पढ़िएगा फिर बात नहीं 100%। तो हम लोग यूथ के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ आ गए, घूम की जॉब्स पे बात कर रहे थे। तो भटक आप जाते हैं? नहीं भटक नहीं जाता हूँ, ये टॉपिक इतना, इसमें इतना हौज पौश है, इस टॉपिक में इतना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे में घुसी हुई हैं, हम शुरू यहाँ से करते हैं, निकलते यहाँ हैं, और फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने सोचा था कि मैं बेसिक बातों पे बात करूंगा, नहीं बेसिक मुद्दे, हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ, आप पहले ऐसे शख्स हैं इस पॉडकास्ट में जो मुझसे नेशनल लेवल पे बात कर रहा है। अदरवाइज जो लोग भी आए वो लोग बहराइच की उन्होंने बात की, उन्होंने लोकल बातें की, सारी चीजें, मतलब बेहतर बात की, उनसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। हो सकता है कहीं 10-5 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में आपको नेशनल लेवल पे मिल जाऊं। नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलोगे, मैं तो आशा रखता हूँ इस बात की। मैं तो राजनीति शुरू ही इसीलिए किया था, सबका सपना होता है राजनीति करने का कि मैं सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा फेस ये पूरा भारत देखे। भाई मैं सिर्फ इसलिए राजनीति में उतरा हूँ। आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा कुछ है बात करने के लिए। हम लोग 1 घंटे बात कर चुके हैं, 1 घंटे। अभी आप जब शुरुआत में आए थे, आपने कहा था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा, मुझे लग भी रहा है कि वायरल हो जाएगा, लेकिन अगर ये वायरल हुआ दोबारा सेशन करेंगे 100%। और इस बार हम वो बातें करेंगे जिस बारे में हम बात करने बैठे थे। हम तो भटक गए शायद। नहीं भटके नहीं हैं हम, और हमें लगता है कि जिन बातों पे हमें बात करना चाहिए, मैं थोड़ी सी 2-4 मिनट की मेरी बातें हैं यूथ के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई थी, मेरी शुरुआत एजुकेशन हुई बुद्धा पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल है, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया, वहाँ पे मेरा बीए हुआ। मैं वहाँ से बीए करते परस्यूट करते करते करते, वो एक उम्र होती है, और उम्र ऐसी थी हमारी कि हमको कोई चीज़ अगर कोई कह देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मेरे ऊपर वहाँ पे गोलियां चली। फिर उसके बाद हमें वापस बहराइच बुला लिया गया। फिर धीरे 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 युवा मोर्चा से मैंने स्टार्टिंग की अपने राजनीतिक करियर की, भाजपा में। लगभग आज 4 साल हो गया है, 3 साढ़े 3 साल हो गया है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहराइच का ऐसा कोई व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी पहचानते हैं। उसका रीजन है क्योंकि मैंने काम किया, मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे ये चीज करनी है, और मैंने वो चीज की। तो मैं आज के युवा और जितने भी यूथ हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी और को देख के, किसी और का चार्म देख के, किसी और की गाड़ियां देख के आप अपने को उसके तरह बनाने का मत सोचो। अगर आपकी रुचि उस चीज में नहीं है, आपकी रुचि पढ़ने में, आप पढ़ाई करो। आपकी रुचि पॉलिटिक्स करने में, आप पॉलिटिक्स करो। आपकी रुचि अगर आप समाज सेवा करने में हो, समाज सेवा करो। अभी मैंने एक स्कीम चलाई, एक योजना चलाई, जिसमें हम जो ये हमारी गौ माताएं हैं, जो रोड पे लोग यूज करके, हमारे धर्म के लोग यूज करके, हम उस चीज को भी कह रहे हैं कि इतने नीच लोग हमारे समाज में भी हैं। मैं किसी हिंदू और या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर अपने हिंदू समाज की बात करता हूँ। इतने नीच लोग हैं कि गौ माता का इस्तेमाल करके, उनकी गाय जो दूध देती है, दूध देना बंद कर देती है, तो उसे छोड़ देते हैं। ये सही कह रहे हैं, ठीक है। मैं उनके लिए काउ बेल्ट होता है वो, मैं आपको फोटोज शेयर करूंगा, मैं इसके बाद आपको वीडियोज भी शेयर करूंगा। लगभग 10,000 गायों को हम लोगों के द्वारा काउ बेल्ट लगाया गया। अब मैंने ये सोच के तो नहीं लगाया था कि जाड़े में एक्सीडेंट होगा तो ये मुस्लिम समाज का लड़का है, चोट खा जाएगा, या ये हिंदू समाज का, ये दलित का है, चोट खा जाएगा। मैंने तो वो सब समाज के लिए किया।
बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते होंगे, आपके समाज में भी होते होंगे, हमारे समाज में भी होते होंगे, सब समाज में एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या ये मैंने सोच के किया था कि नहीं नहीं ये हिंदू के लिए ही करना है, नहीं 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 ये मुस्लिम के लिए नहीं करना है, मेरी वो सोच ही नहीं है। और मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं मैं तिलक लगा के तभी निकलता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं। इनफैक्ट मैं बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में भी गया हूं। आपके यहाँ वो होता है, कव्वाली होती है, मैं ऐसे कार्यक्रमों में भी गया हूं और मेरे सिर पे तिलक लगा ही रहता है। और मुझे जो सम्मान उन आप लोगों से वहां पे मिलता है वही समाज से, मेरे समाज से उस तरह सम्मान नहीं मिल पाता। क्योंकि आज की आइडियोलॉजी क्या है कि आपके समाज का व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है इतनी कम उम्र में, अरे इतने लोग जानते हैं। हम अपने समाज की बात कर सकते हैं, हम सब समाज की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे बात किसी मुद्दे भाजपा या सपा या कांग्रेस का नहीं है, यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि जो युद्ध के लिए बात करेगा, जो युद्ध के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर मुझे आइडियोलॉजी सपा की समझ में आ जाती है, मुझे कांग्रेस की समझ में आ जाती है कि ये युद्ध के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उसमें जाएंगे। ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं, मुझे किसी चीज की वो नहीं है, लालच नहीं है कि मुझे ये भाजपा वाले हमको विधायक बना देंगे या सांसद बना देंगे या मुझे जिला अध्यक्ष। मुझे अपने समाज के लोगों के लिए कार्य करना है, मुझे अपने समाज के लोगों के लिए ही जीना है और मरना है। समाज माने सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, निचला पिछला अगड़ा, सब, ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरे समाज है। मुझे ऐसे कार्य करना है। और मैं आज के युद्ध को मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लो। आप कितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आप एग्जाम्स को दीजिए, नहीं क्लियर होता है, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, 3 बार नहीं होता है, आप उसको करिए। और ज़्यादातर मैं जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं पर्सनली, एक छोटा सा आशियाना है हमारा, छोटा सा घर है और उसी में अपना एक छोटा सा कार्यालय बना रखा है। हमको लगता है 3 दिन हम मिलते हैं, सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन लगातार। मुझे लगता है कि मुझसे 100-150 लोग पर डे हमसे मिलना होता है उनसे। और मैं सब युवा भाइयों को अपने सिर्फ एक बात कहता हूं कि किसी के 1 रुपए के नहीं, किसी के 100 रुपए के नौकर से बेहतर है अपने 1 रुपए का मालिक होना। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं। और जब मेरे समाज का युवा कुछ अच्छा करता है कि क्योंकि एक छोटा सा चाय बेचने वाला भी छोटा नहीं है, वो पर डे की इनकम करता है 5,000-6,000 की, 2,000 रुपया महीना 2,000 रुपया पर डे बचाता है, 60,000 रुपया महीना हो गया। 15,000 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है 60,000 रुपए वो अपने दम पे कमाता है। तो बस इतनी सी छोटी सी बात है। और मैं इस बहराइच के प्रत्येक युवा के साथ हूँ, सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। और मैं हर युवा को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं हर 15 अगस्त को एक रैली करता हूँ। पिछले साल रैली की, उसमें लगभग 1,000-1,200 लोग थे। इस साल मैंने रैली की लगभग इसमें 3,000-3,500 थे। आने वाला लक्ष्य मैं चाहता हूं आप लोगों के आपके माध्यम से, आपकी पब्लिक के माध्यम से, जितने भी भाई हमारे सुन रहे हैं, 15 कभी याद मत करिएगा, लेकिन आपका काम हो आप मुझे याद करो। मैं सिर्फ साल के 1 दिन याद करूंगा, 15 अगस्त के दिन। आप आओ मेरे साथ, कंधे से कंधा मिला के इस बहराइच को दिखाओ कि बहराइच का युवा क्या कर सकता है। बस इतनी सी अपील है। वैसे ये सारी बातें पार्ट 2 के लिए हैं, हम एक और सेशन करेंगे, इस पे डिटेल में बात करेंगे। हमें अच्छा लगेगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और फिर मैं यही बार बार कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा था कि आप बहुत खुले विचारों के हैं, दिल का साफ इंसान हैं आप, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। और अगर सिर्फ टारगेट यही है कि यूथ के लिए काम करना है, तब तो पक्का ही बढ़ेंगे, क्योंकि एट द एंड लोग रिलीजन को भूल जाते हैं, खाने को याद रखते हैं। धन्यवाद आप यहाँ आए उसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं 100% मेरे भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारी हॉट टॉक हुई है वो एक सामाजिक मुद्दा था, बाकी ये मेरे भाई हैं और आप इनको खूब सारा प्यार दो। और जितने भी मेरे भाई हैं, मुझे जानने वाले लोग हैं, वो पर्सनली इनसे मिल के बताओ कि हम सुधांशु भाई को जानते हैं।